नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ पे। साथियों, आज चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान स्थिति के बारे में, उसकी गतिविधियों के बारे में और उसमें जो कुछ भी कमियां दिखाई देती हैं या उसको कैसे मजबूत किया जाए पार्टी को। क्योंकि इस समय वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी के सामने वो यही है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उसका जनाधार कैसे बढ़ाया जाए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से डॉक्टर नरेंद्र वरुण। डॉक्टर नरेंद्र वरुण राजनीतिक विश्लेषक हैं नमस्कार। और बहुत पैनी नजर रखते हैं राजनीतिक गतिविधियों पर, खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी के की गतिविधियों पर। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर नरेंद्र वरुण राजपथ पर। जी, नमस्कार पूजा जी और नमस्कार आपके दर्शकों को। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मिल रही है। आपको मिल रही है? जी, जी हाँ, मिल रही है। डॉक्टर वरुण, जी, आपसे जानना चाहूंगी कि चर्चा जो हमने की है, जैसे कि आपको पता है कि आज का टॉपिक ही ऐसा है कि बसपा की वर्तमान स्थिति और उसको कैसे और मजबूत, उसकी स्ट्रेंथ को और मजबूत किया जाए। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी डॉक्टर वरुण, क्योंकि आप आगरा से आते हैं और बहुत पैनी नजर रखते हैं बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियों पर। तो वर्तमान में बसपा को आप कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं, कहाँ स्टैंड करती हुई बसपा आपको दिखाई देती है प्रेजेंट टाइम में, डॉक्टर वरुण? मैम वर्तमान में अभी देखिए बसपा चूंकि देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, तो बसपा को अभी हम इतना कमजोर तो नहीं आंक सकते किसी भी एंगल से। अभी उसका जनाधार इतना कम भी नहीं हुआ है कि उसे, और आज भी ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति सेंटर में या प्रदेश में रोक सकता है। तो इतनी कुव्वत बसपा के अंदर है, क्योंकि बसपा ही एक ऐसी कैडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी के बाद में दूसरी, जो पूरी पार्टी कैडराइज है, और जो उसका अभी वोट बैंक अभी है, जो भी है अभी है। पिछले लोकसभा के चुनाव में तो लगभग 13% था ही, और उससे पहले 22% भी था। तो थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन अभी जो है जनाधार बसपा का बना हुआ है। तो अभी बसपा काफी मजबूत स्थिति में है। हाँ, थोड़े इसके समर्थक हैं, वोटर हैं, वो थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा कुछ ऐसे बदलाव पार्टी के अंदर हों, या पार्टी की गतिविधियां कुछ गतिविधियां ऐसी से जन जन उससे जुड़ पाए, दूसरे समाज के लोग जुड़ पाए। जैसे एससी में जाटव को और एसटी जातियां हैं, वो पूरी तरह से अपने आप को इस पार्टी के साथ, ओबीसी में तमाम जातियां हैं जो अपने आप को, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजनों की पार्टी कही जाती है। हालांकि पार्टी का नारा तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है, लेकिन ये नारा बहन जी सत्यार्थ करती कई बार देखी है, जब जब वो सत्ता में आई हैं। सत्ता में तो वो हमेशा सबका ख्याल रखती हैं। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पे ही अपनी नीतियों को आगे करते हुए चलती हैं। लेकिन वर्तमान में अभी बसपा में काफी दमखम है, बचा है, और बसपा अगर थोड़ी गंभीरता से मेहनत करे जी, तो सत्ता में वापसी कर सकती है। जी, आवाज मिली आपको मेरी? जी, 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 मिल रही है। जी, थोड़ी सी आवाज आपकी थोड़ी कट के आ रही है, कोई बात नहीं। जैसे कि डॉक्टर वरुण, आपने कहा कि बसपा की जो नीति रही है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की है, लेकिन एक समय में जब स्टार्ट हुआ था ये सब चीजें तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का था, फिर वो बदल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया। तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ा है या स्थिति वही है? नहीं मैम, देखिए ऐसा है कि जब हम इस मान्यवर साहब और माननीय बहन जी जब इस पार्टी को जो है मेहनत कर रही थी और सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे थे, और संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पे गांव गांव घूम रहे थे, तो तब ये नारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का था, क्योंकि बहुजन राजनीति मान्यवर साहब जो है पैदा करना चाह रहे थे, और बहुजनों के हाथ में सत्ता देखना चाहते थे। लेकिन आप जानते हैं कि देश में या प्रदेश में कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है, तो वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं सोच सकती, एक वर्ग विशेष के लिए नहीं कर सकती है। जब बहन जी आदरणीय बहन जी जब पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी,
तो तब उन्होंने इस बार नारे को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में कभी किसी समाज या वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, और ना ही किसी समाज का या किसी वर्ग का उन्होंने अपने शासनकाल में कभी शोषण होने दिया। जी जी जी। जी डॉक्टर वरुण, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए, इसमें बसपा जी 2 जगहों पर बहुत अच्छी फाइट ने की, एक आगरा और एक सहारनपुर, जबकि जी उम्मीद 4 जगहों पर अच्छी फाइट की जा रही थी, जिसमें मेरठ और अलीगढ़ भी शामिल है। तो जी 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 आगरा का चुनाव आपने बहुत करीब से देखा। आपको जी जी जी। क्या वजह लगती है, आपके हिसाब से क्या ऐसी कौन सी ऐसी चीज हुई जिसने बसपा को सेकंड नंबर पर ला दिया एंड मोमेंट पर? नहीं, मैं जैसे कि मैं पत्रकारिता के कई साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, भाजपा के भी लोग जुड़े हुए हैं, और जब भी मैं चुनाव के बारे में किसी से चर्चा करता था, बात करता था, तो एक चुनाव से वोट खुलने से पहले, इवन वोट पड़ने से पहले एक सिनेरियो आगरा के अंदर देखने को मिल रहा था कि भाजपा के लोग खुद कहते थे कि साहब हमारे जो है इस बार पार्षदों की संख्या घट जाएगी। और जिस तरह के यहाँ की मीडिया रोज दिखा रही थी, दर्शा रही थी कि कम से कम 100 वार्डों में से 40 वार्डों पे भाजपा के बागी खड़े हो गए हैं, और वो जो है जी भाजपा का इस बार गणित खराब करेंगे। और हालांकि बसपा जी ने इस बार कैंडिडेट बहुत मजबूत दिया था, अ, और फाइट भी अच्छी थी, और भाजपा का काउंटिंग से पहले भाजपा का कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता इस बात को नहीं कह पा रहा था खुल के कि इस बार जीत हमारी होगी। सभी दबी जुबान से कह रहे थे कि इस बार कांटे की टक्कर है। और वो तो आप जानते ही हैं कि निकाय के चुनाव सत्ता बल के होते हैं। बीजेपी जब आज केंद्र में और राज्य में दोनों जगह बैठी है, तो सत्ता का दुरुपयोग तो बीजेपी ने किया है। और बसपा ने दमदारी से चुनाव लड़ा है इस बार, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, थोड़ा जिस तरह से उम्मीद थी बसपा को, या कहें कि आदरणीय बहन जी को, कि मुस्लिम वोट इस बार बदलाव की पर विचार करेगा, लेकिन फिर भी इस बार मैं देखता हूँ प्रदेश के अंदर मुस्लिम वोट जो है बिखरा हुआ दिखाई दिया, कि कहीं वो AMI के साथ गया, कहीं कांग्रेस के साथ गया, कहीं बसपा के साथ गया, लेकिन वो एक निर्णय पूरे प्रदेश में नहीं जी ले सका। हाँ, आगरा में पहली बार ऐसा हुआ, इस चुनाव में पहली बार देखने को मिला कि मुस्लिम समाज ने भर भर के वोट दिया, बहुत अच्छा वोट दिया। और कहा, कई सत्ता के सॉरी पत्रकारिता के गलियारों से कई आवाज आ रही थी कि करीबन 85% जो है वोट बसपा को दिया इस बार मुसलमानों ने। और जी लेकिन जिस तरह से मैंने आपको चुनाव पूर्व आंकड़े दिए थे, बताया था जी कि इस बार बसपा जीत सकती है, और आंकड़े बार मैंने आपको बताया था। हालांकि वोट तो उतने हुए हैं। हाँ, यहाँ पे जो है वोटर, मुस्लिम वोटर हो, दलित वोटर हो, उनकी एक शिकायत प्रमुखता से निकल के आई थी कि कई वार्डों में जो है पूरी बस्ती के वोट गायब थे, किसी के परिवार के वोट गायब थे। मतलब वोटिंग लिस्ट में इस बार बहुत ज्यादा गड़बड़ियां देखने को मिली। शायद उसका फायदा बीजेपी ले गई। ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो जी जी। वोटिंग लिस्ट डॉक्टर में वरुण, गड़बड़ी हमारे बीजेपी ने जानबूझ के किया, कैसे किया। जी जी जी, वही है कि हमारे एक दर्शक हैं वीरू दास जी, वो एक कमेंट कर रहे हैं कि इस निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपनी जो पावर है वो सत्ता पक्ष के होने के कारण उसका दुरुपयोग किया है। कहाँ तक सहमत हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जबरदस्त किया है, जबरदस्त किया है। और यही नहीं, सभी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में किया है। देखिए, जिस तरह से मीडिया के साथियों ने मुझे बताया कि योगी जी जिस जिस जिले में सभा करने गए इस निकाय चुनाव में, वो खुलेआम जो है DM और SSP को कह के आए कि मुझे ये चीज चाहिए। मतलब एक टारगेट उनका दिख रहा था योगी जी का, कि मुझे 17 की 17 और नगर निगम की सीटें मेयर चाहिए, बाकी आप नगर पंचायत में ऊपर नीचे कीजिए, और नगर पालिका में ऊपर नीचे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे 17 की 17। हालांकि आगरा में तो इतने भारी अंतर के मतों की जीत भी नहीं लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि बीजेपी इतनी भारी मतों से जीतेगी। हर एक राजनीतिक व्यक्ति और हर एक जागरूक व्यक्ति ये कह रहा था कि बहुत करीबी मामला है इस बार, और बसपा जी बसपा बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहा है बीजेपी को इस बार। जी जी, वो तो बाकी दिखाई दे सब रहा जानते ही हैं कि था। जी जी, वो दिखाई दे रहा था आगरा में कि काफी नेक टू नेक फाइट रहेगी। बीजेपी
और बीएसपी के बीच में ही फाइट थी और तीसरी पार्टी तो इसमें कहीं नजर नहीं आई। एक चीज जानना चाहूंगी आपसे कि एक बड़ा ओ पूजा जी माफ कीजिए, लाइट साइड चली गई। इन्वर्ट कोई बात और नहीं, आपको आवाज आ रही है तो आप हाँ कंटिन्यू रखिए प्लीज। जी 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 जी, आवाज मुझे मिल रही है और हाँ हाँ, मेरी भी आवाज आपको शायद मिल रही होगी जी। प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात, डॉक्टर वरुण आप ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। मैं एक चीज जी जानना चाहूंगी कि जो बताया जा रहा था कि वाल्मीकि वोटर काफी है आगरा में, तो क्या जी वाल्मीकि कैंडिडेट होने के कारण कुछ मतलब काफी ट्रांसफर हुआ वोट या रह गया वाल्मीकि वोट मिलने से जी मैम, बीएसपी को? देखिए आप बीएसपी जो फाइट में नजर आ रही थी उसका कारण ही यही था कि आगरा के अंदर लगभग 80-90 हजार वोट वाल्मीकि समाज का बताया जाता है मेयर सीट पे। और वो को कट्टर वोटर हुआ करता है बीजेपी का। तो इस बार बसपा ने जो एक वाल्मीकि कैंडिडेट खड़ा करके दांव खेला था, बहुत अच्छा के दांव जी खेला जी था। तो अब मेरे पास ये आंकड़े तो नहीं है कि वाल्मीकि समाज का कितना वोट बसपा के लिए आया, लेकिन जितना भी आया वो बीजेपी वहां से माइनस हुई, है ना। और एक एक खबर ये थी कि जैसे वाल्मीकि के अलावा खटीक समाज भी जो बीजेपी का कट्टर वोटर माना जाता है। हालांकि आगरा में तो खटीक समाज काफी मात्रा में आगरा में बसपा से भी जुड़ा हुआ है। तो चूंकि पहले एक खटीक समाज की लड़की का नाम बड़ा आगे जी प्रसारित किया था बीजेपी के लोगों ने टिकट के लिए, और एन वक्त पर बीजेपी ने एक पूर्व विधायक को यहाँ से टिकट दे दिया। तो एक खटीक समाज में एक मैसेज गलत चला गया कि भाई बीजेपी जो है खटीक समाज विरोधी है, तो खटीक समाज की भी नाराजगी सामने आ रही थी और उनका भी रुख थोड़ा बीएसपी की तरफ दिख रहा था। तो इसीलिए हमारे आंकड़े जा जी रहे थे कि इस बार बीजेपी हर जगह से माइनस होती दिख रही है। जी दूसरी बात, बसपा मजबूत इस वजह से भी लग रही थी क्योंकि बसपा को पहले मुस्लिम वोट इतना नहीं मिलता था, वो मुस्लिम वोट सपा के पास ज्यादा जाया करता था। लेकिन इस बार सपा की कैंडिडेट इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इतनी मतलब राजनीति इस चुनाव में इतनी ज्यादा मजबूत नहीं मानी जा रही थी, और मुसलमान जो वोटर है उसका जो सपा का हुआ करता था वो इसी वजह से मूव होके जो है बसपा में गया। लेकिन समस्या दो ही रही, वो जो मैंने आपको बताया कि दलित बस्तियों के और मुस्लिम बस्तियों के वोट, परिवार के पूरी बस्ती के वोट गायब थे वोटिंग लिस्ट से। बहुत सारे लोग अपने अपना वोट नहीं डाल पाए और यही कारण रहा था कि वोटिंग परसेंटेज आगरा में बहुत कम रहा था। और हालांकि कम वोटिंग जी संकेत करती है कि बीजेपी की हार हार की तरफ। वोटिंग परसेंटेज अगर आगरा में घटता है तो ये माना जाता है कि बीजेपी का वोटर घर से निकला नहीं, क्योंकि सबको पता है कि दलित जी हुए मुस्लिम हुए ये वोट देने में पीछे नहीं है। ये तो कोई भी चुनाव नहीं हो वोट देने के लिए घर से निकलते हैं। अब चूंकि बीजेपी का वोट अपर कास्ट का वोट है तो वो अपर कास्ट कभी कभी घरों से नहीं निकलती है, जिस वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहता है। तो पहले की अपेक्षा 3% वोट कम पड़ा था इस बार। तो जी आशंका तो यही लग रही थी कि वोट कम हुआ है, बीजेपी के लिए खतरा है। जी जी लेकिन जी सब कुछ नजरिया बदला ही मिला जब वोट खुले। तो ये तो जी आप जी जानती हैं कि निकाय का चुनाव पूरा सत्ता का चुनाव होता है। जी जो भी जी सत्ता में होता है वो इस जी चुनाव को मैनिपुलेट करता ही करता है। जी इसी तरीके का कुछ सहारनपुर में भी देखने को मिला। जी जी सहारनपुर में बिल्कुल भी यही। बिल्कुल, वहां तो बहुत करीबी मामला था, देखिए बहुत यहाँ तो हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, यहाँ बीजेपी के लोग भी कह रहे थे और इंडिपेंडेंट मीडिया के लोग भी कह रहे थे कि अगर आगरा के अंदर हार जीत का आंकड़ा 10,000 का हुआ तो लता वाल्मीकि, बसपा की लता वाल्मीकि को प्रशासन हरा देगा। अगर बड़ा अंतर हुआ, बसपा बड़े अंतर से जीती, तो ही समझिएगा कि बसपा जीत रही है। अगर अंतर कम रहा, 10,000 जी वोट तक का अंतर रहा, तो प्रशासन जबरदस्ती बीजेपी को जिता देगा। तो ये तो चर्चा का जी विषय रहा था आगरा में। हालांकि आप देख रही होंगी, मैंने आपको शायद अवगत भी कराया था कि 4 तारीख को यहाँ आगरा में वोटिंग हुई, 4 मई को। उसके बाद बसपा का डेलीगेट जो है डेली जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी से मिल रहा था और वो इस बात की मांग कर रहा था कि हर बार चुनाव में जो है बूथवार आंकड़े पेश किए जाते थे, मीडिया भी छापती थी, जिला निर्वाचन अधिकारी भी जो है जारी करते थे कि जिला निर्वाचन कार्यालय से ही जारी होते थे वो कि किस बूथ पे कितना वोट है और कितना वोट पड़ा। केवल वो इतना मांग कर जी रही थी कि हमें बूथवार डेटा दीजिए, जारी कीजिए, जो हर साल किए जाते थे। लेकिन जी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बार बार उनको लौटा दिया, ये कह के लौटा दिया कि हमारे पास कोई डेटा नहीं, हम कोई डेटा जारी नहीं कर सकते।
और जी जी बीजेपी तो आप जानती हैं कि मीडिया को मैनेज करने में कितना माहिर माना जाता है। उसने लोकल मीडिया को भी ऐसे मैनेज किया कि मीडिया पहली बार जो है उन आंकड़ों को छापती नहीं दिखी। प्रिंट मीडिया में कहीं भी वो आंकड़े देखने को नहीं मिले जो हर बार दिख जाया करते थे कि जी किस जी बूथ पे जी कितना वोट पड़ा है। जी। बल्कि आपको जान के हैरानी होगी, एक चीज आपको बताऊं, सहारनपुर में जो डेटा जारी किया गया बूथ वाइज का, तो जो हिंदू मोहल्ले हैं जो जहां पर इनका सबसे ज्यादा वोटर है बीजेपी का, वहां पर इनके बूथ पर इनको 100 वोट भी नहीं मिला। 100 से कम कम है सारे वोट इनके। हाँ, जैसे कि आगरा में भी ऐसा ही हुआ था। आगरा में जिला अध्यक्ष जो है अपने परिवार के एक बच्चे को, जिनका शायद उनका बेटा बताया जा रहा है, वो एक वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे और जिला अध्यक्ष, बीजेपी के जिला अध्यक्ष अपना वार्ड हार गए थे। वहां से बसपा का पार्षद जीता। और एक जो है बसपा बीजेपी के जो प्रदेश मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, वो अपने वार्ड को नहीं बचा पाए, वहां से भी कोई दूसरा जीता। तो कई बीजेपी के कई कद्दावर नेता जो है आगरा में अपने अपने वार्डों को नहीं बचा पाए। उनके वार्ड से दूसरे लोग जीते, बसपा जीती, निर्दलीय जीते। तो ये तो देखने को मिला था चुनावों में इस बार। तो कहीं डॉक्टर वरुण, कहीं ना कहीं ये तो सामने आई है चीज कि बीजेपी का वोट जो है वो कहीं ना कहीं कम तो हुआ है, उनका वोट परसेंटेज कम हाँ हुआ है। जी जी। और बसपा का वोट बढ़ा है। हालांकि आज बेशक जीत का आंकड़ा इतना बड़ा है आगरा के अंदर, लेकिन देखेंगे तो बसपा का वोट पहले से बढ़ा है, घटा नहीं है। तो जी बसपा जी को इस जी वजह से कहीं भी किसी भी सूरत में कमजोर नहीं आंका जा सकता कि बसपा कहीं भी कमजोर पड़ रही है। जी। ये तो डॉक्टर बसपा वरुण, ये का तो वोट बढ़ा है। जी डॉक्टर वरुण, ये तो रही निकाय चुनाव की बात। निकाय चुनाव तो हो जी चुके, जो होना था वो भी जी हो गया। अब क्या है, मिशन जी 2024 हमारे सामने, जी मतलब तो बसपा के जी। सामने 2024 का मिशन है। तो अब ये बताइए कि किस तरीके की तैयारी बीएसपी को 2024 के लिए करनी चाहिए। जिस तरीके से बहन जी ने अभी आदेश जारी किए, जो 18 मई को उन्होंने मीटिंग ली थी, उसमें उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बुला के निर्देश दिए हैं कि बीएसपी जी। को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए उसका जनाधार बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो किस तरीके की तैयारी बसपा को 2024 के लिए करनी चाहिए, डॉक्टर नरेंद्र वरुण? देखिए मैम, बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और वो एक इन मामलों में मीडिया से थोड़ी दूरी भी बना के रखती है। बसपा के जो, देखिए ग्राउंड पे आप कभी भी जाइए और देखिएगा, चुनाव या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, तो दो ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपको क्षेत्र में दिखाई देंगे, जनता से संवाद करते दिखाई देंगे, जनता को कन्विंस करते दिखाई देंगे, बीजेपी और बसपा। तो अब जैसे कि बहन जी, माननीय बहन जी ने अभी आदेश किया है कि 50% युवाओं की भागीदारी जो है संगठन में सुनिश्चित की जाए। और जी और इस बार उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि अ, अच्छे शिक्षित और जागरूक और मिशनरी युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए, है ना। तो बाकी कार्यकर्ता और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो तो ग्राउंड पे मेहनत करेंगे ही करेंगे, लेकिन बहन जी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो किसके साथ गठबंधन करेंगी, किसके साथ नहीं करेंगी, सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगी। तो आप अगर बहन जी की राजनीति को करीबी से जानती हैं और देख रही हैं, तो समझ पा रही होंगी कि वो पत्ते पहले से अभी अपने पत्ते कभी नहीं हैं, पत्ते है नहीं ना। खोलती हैं। जी जैसा कि पिछले 2022 के चुनाव में हमने देखा था। हाँ हाँ, जैसा कि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि जो राजभर के निसार जी हैं, वो बीजेपी से रुष्ट दिखाई दिए और वो कई मंचों पर साथ साथ, चुनाव से पहले साथ साथ दिख रहे थे और गठबंधन की दावे किए जा रहे थे। लेकिन चूंकि जब बीजेपी को ये मीडिया में दिखने लगा कि ये दोनों एक साथ जा रहे हैं और ये गठबंधन की बात कर रहे हैं आपस में और भी किसी दल को जोड़ लेंगे छोटे मोटे, तो बीजेपी ने उनके आपस में ऐसी सेंध लगाई कि निषाद जी जो है चुनाव के वक्त जो है बीजेपी के साथ चले गए, राजभर जी अकेले रह गए। तो कभी कभी जो ये छोटे दल हैं या बड़े दल हैं, ये अपने पत्ते अगर पहले खोल के चलते हैं तो बीजेपी उनको कहीं ना कहीं पढ़ लेती है, जान लेती है और उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देती है। तो बाकी बहन जी की प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो तो बहन जी एन वक्त पे ही अपने पत्ते खोलेंगी। हाँ, लेकिन जैसा कि बहन जी का जी आदेश हुआ है, अब
देखते हैं कि ये युवा कितने पार्टी से जागरूक और मिशनरी युवा जोड़े जाते हैं और वो संगठन किस तरह से काम करता है। संगठन में कोई कमी नहीं है, बहन जी के पास कार्यकर्ता भरपूर हैं, पूरे हैं, बस इन्हें एक्टिव करने की जरूरत है। जो बहन जी एक मान्य नेता है इस पार्टी में जो इनको एक्टिव कर सकती हैं। अब देखिए बहन जी कैसे एक्टिव करती हैं। डॉक्टर वरुण, आपको क्या लगता है कि अगर गठबंधन करती हैं बसपा सुप्रीमो, तो उनका रुख किस पार्टी की तरफ होगा, किसकी तरफ वो जा सकती है? आपको कुछ अंदाजा लग रहा है इस चीज का? नहीं, देखिए आप अगर पूरे राष्ट्र को अभी देखें, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो जिस तरह से नीतीश कुमार और जो है लालू प्रसाद जी के छोटे बेटे जो है तेजस्वी, दोनों जो है प्रदेश प्रदेश घूम रहे हैं और ये क्षेत्रीय दलों से संपर्क साध रहे हैं। ममता बनर्जी से मिले और अभी केजरीवाल जी से भी मिले, कई जो प्रदेश में जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी सपा और बसपा दोनों इनसे दूरी बनाए हुए हैं, है ना। अभी सपा भी इनके किसी मंच पे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दी है और दूसरा कांग्रेस भी अभी इनसे दूरी बनाए हुए हैं। अच्छा, जैसा कि अभी प्रदेश कर्नाटक में देखने को मिला, अभी दूरी देखने को मिली कर्नाटक में। जी जी जी। अब प्रदेश में देखें तो प्रदेश में जो अभी भी 2020-22 के चुनाव में अखिलेश सपा की सरकार ने जो परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद सपा का जो है जनाधार घट गया है। अब जो है मुस्लिम वोट, जिसको पेटेंट जो है सपा का कहा जाता था, अब मुस्लिम वोट सपा के तरफ जाता नहीं दिख रहा है। उसका कारण ये कि सपा के पास अपना वोट बैंक नहीं है। उसको यादव वोट जो है उसका वोट बैंक माना जाता था, लेकिन पिछले 2022 के चुनाव में देखा, ये तो 2019 के भी चुनाव में दिख गया और जब माननीय बहन जी से अखिलेश जी ने जो है गठबंधन किया था, तो इनका यादव समाज ही इनसे रुष्ट होकर बीजेपी की तरफ चला गया। कई सीटों पे उन्होंने किसी भी बसपा के कैंडिडेट को वोट ना देकर, किसी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट ना देकर बीजेपी को वोट देना उचित समझा। तो इस वजह से अभी प्रदेश में सपा तो कमजोर आती जा रही है। अब सपा के साथ अभी दो युवा चेहरे दिख रहे हैं, एक चंद्रशेखर आजाद हैं और जो है एक जयंत चौधरी जी हैं। अब हालांकि जयंत चौधरी जी की अभी हाल ही में खटास दिखाई दे रही है आपस में दोनों में, और लीग से कुछ हटते दिखाई दे रहे हैं। अब मान्य बहन जी, मैं समझता हूँ अगर सपा के साथ तो गठबंधन नहीं करेंगी, क्योंकि बहन जी जानती हैं सपा वोट, और ये कह भी चुकी हैं बहन जी कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि सपा अपना वोट ट्रांसफर करने की कुव्वत नहीं रखती है। क्योंकि कांग्रेस को पता है, चाहे जयंत चौधरी हो, कांग्रेस हो या राजभर जी हो, इन्हें पता है कि बसपा केवल एक ऐसी पार्टी है जो अपना वोट ट्रांसफर करने की कुव्वत रखती है। तो मुझे लगता है कि बहन जी को या तो कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी और राजभर जी हैं, उधर जो पल्लवी पटेल जी हैं, तो इनके साथ जो है एक साझा गठबंधन बनाना चाहिए, अगर वो गठबंधन में जा रही हैं तो। अगर वो गठबंधन पे विचार कर रही हैं तो वो पूरे उत्तर प्रदेश से जो है बीजेपी का सफाया कर देंगे। जी जी, आपके हिसाब से गठबंधन अगर ये करती हैं मायावती, तो फिर ये इधर नीतीश और ये तेजस्वी के साथ, या फिर अनुप्रिया पटेल, सुनने में आ रहा है कि ओवैसी और ये जो ओवैसी की पार्टी है अमीम, और बीएसपी में भी कुछ हो सकता है, लगता है आपको ऐसा कुछ? नहीं नहीं मैम, एक्चुअल में ओबीसी से माने बहन जी शायद ही गठबंधन करेंगी, क्योंकि ओबीसी की जो अभी ये निकाय चुनाव में ताकत दिखी है, मेयर की सीट पे मेरठ में दिखी है, वहां दिखी है, वो अखिलेश की एक चाल थी, अखिलेश यादव जी की जो एक स्ट्रेटेजी थी बसपा को हराने के लिए। तो उन्होंने मुस्लिम वोट को उधर मूव किया। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों का रुख ओबीसी के साथ हो गया है, ओबीसी की पार्टी के साथ हो गया, तो अभी ऐसा नहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। और अभी भी मुस्लिम जिस मूड में है उत्तर प्रदेश में, वो इस मूड में है कि वो मन ये बना के बैठा है कि प्रदेश के अंदर 80 सीटों पर जो भी बीजेपी के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट दिखेगा, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे ओबीसी के साथ की पार्टी का हो,
वो उसको वोट और सपोर्ट करेगा, क्योंकि डॉक्टर उसके वरुण, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की को रोकना, बीजेपी को हराना ही अभी चल रहा है। वो किसी एक पार्टी के साथ जाते हुए स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। जी जी जी। डॉक्टर वरुण, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि अगर गठबंधन होता है तो अगर उसमें जिस तरीके से बीएसपी का वोट बैंक है, इतना बड़ा वोट बैंक है, शायद मुझे लगता है कि बीएसपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके पास खुद का इतना बड़ा वोट बैंक है, तो क्या मायावती के बिना कोई भी गठबंधन सफल हो सकता है? सफल होता वो दिखाई देगा आपको जी। बहन के बिना? नहीं हुई है। मैं पहले तो मैं गठबंधन पे ही बता दूं, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और उसका कारण ये है कि बसपा और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेके कभी जो है सहमति नहीं बन पाती है। तो क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सीटें ज्यादा चाहती है, और माने बहन जी अन्य प्रदेशों में कांग्रेस के साथ साझा सीटें चाहती हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो। तो वहाँ कांग्रेस उनको जो है उचित मात्रा में सीटें नहीं देना चाहती है। कांग्रेस अपना दिल बड़ा नहीं कर पाती है। तो कांग्रेस अगर थोड़ा इस बात पे समझेगी और अगर कंप्रोमाइज करने को तैयार होगी, तो हो सकता है बहन जी कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाएं। अन्यथा मुझे अभी कांग्रेस के साथ तो कठिनाई दिख रही है गठबंधन में, और कठिनाई सीटों को जी लेकर ही है, बाकी और कोई विवाद की स्थिति नहीं है। जी। एक चीज और जानना चाहूंगी डॉक्टर वरुण, कि मुझे अभी अभी ये मेरे दिमाग में आया कि जो कैंडिडेट का जी। सिलेक्शन होता है टिकट देते समय, क्या ये भी कहीं इसमें चूक हो रही है? चाहे वो 2022 का इलेक्शन हो या फिर 2019 का हो या फिर अभी निकाय चुनाव हो, क्या कैंडिडेट का चुनाव करते समय भी बसपा से चूक हो रही है कहीं? जैसे कि मेरठ का ही कैंडिडेट देख लीजिए, हाँ, एक्चुअल मेरठ में मेयर पद। चूक तो होती है। जी थोड़ी थोड़ी चूक होती है, क्योंकि माने बहन जी तो हर सीट पे आके नहीं झांकती हैं, परखती हैं कि कौन कैंडिडेट हमारा जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है। एक्चुअल में हर जिले की जो लोकल बॉडी होती है, और लोकल बॉडी में जो जो बोर्ड लीड कर रहा होता है, वही तय करता है कि कैंडिडेट आगरा जिले से मतलब कौन सी सीट पे कौन कैंडिडेट होगा। तो वो कभी कभी अपने व्यक्तिगत फायदे या स्वार्थ के लिए कभी कभी ऐसी चूक कर देते हैं, जो जनता के अनुरूप, जनता की मांग के हिसाब से कैंडिडेट नहीं दे पाते हैं। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। अब ये लोकल जो पार्टी के जो नेता हैं, जिला स्तर या मंडल स्तर के, वो दिन पर दिन माननीय बहन जी की तरफ से बेफिक्र इसलिए होते चले हैं कि मुझे याद है आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले पार्टी के हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी में ये भय होता था कि मैं कोई गलत डिसीजन करूंगा तो बहन जी का कोई भरोसा नहीं है, बहन जी जाने किस कार्यकर्ता पे डायरेक्ट फोन मिला दें और बहन जी कार्यकर्ता से स्थिति ले लें, सीट की स्थिति ले लें, विधानसभा की स्थिति ले लें, या क्षेत्र की स्थिति ले लें, जिले की स्थिति ले लें। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो बहन जी की तरफ से वो क्रम टूट गया है। अब बहन जी किसी कार्यकर्ता से संवाद करती नहीं दिखती हैं, और यही कारण है कि बहन जी तक जो है एक जो बूथ का कार्यकर्ता होता है, सेक्टर का कार्यकर्ता होता है, जो जनता से सीधे संपर्क करता है, जनता के बीच में रहता है, जनता से ही संवाद करता है, जनता की शिकायतें सुझावों को लेता है, वो वापस जो है ऊपर बहन जी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये जी थोड़ी संगठन में दिक्कत है। जी जी जी। और अभी एक बूथ चीज। स्तर पे जो है बसपा लगातार इन्हीं कारणों से थोड़ी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि बूथ जी का जी। कार्यकर्ता जो हमारा है, बूथ का या सेक्टर का कार्यकर्ता है, वो इतनी तल्लीनता से और मन से काम नहीं कर पाता है। उसके दो कारण है, एक तो कैंडिडेट चुनते समय में उनसे कोई राय शुमारी नहीं की जाती है, ना बूथ के कार्यकर्ताओं से, ना सेक्टर के, ना विधानसभा के पदाधिकारियों से भी कोई राय शुमारी नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कैंडिडेट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जी 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 जी। तो ये थोड़ी खामी हाँ, दिखती है, लोकल स्तर पे दिखती है, और ये सारी डॉक्टर वरुण। गड़बड़ियां लोकल स्तर पे होती हैं। जी। डॉक्टर वरुण, जी। एक चीज मैंने नोटिस की है, जहां जहां भी मैंने
लोगों से बात की है जो बसपा के कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं या फिर वोटर हैं बसपा के, उनके अंदर चाहे पश्चिम से लेकर पूरब तक एक ही बात खास तौर पर युवाओं के मुंह से मैंने सुनी है, जो निकल के सामने आई है, वो ये है कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं वो खुद उतरे हैं मैदान में। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं देखिए, माने बहन जी की अब तो वो उम्र भी नहीं रही है और वो अवस्था भी नहीं रही है कि माने बहन जी अब जो है पहले की तरह जिले जिले घूम सकें और हर विधानसभा घूम सकें। लेकिन हाँ, बहन जी को अपने वोटर, अपने सपोर्टर, अपने सेक्टर के कार्यकर्ता या बूथ के कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं तोड़ना चाहिए जो टूट चुका है। जी वो जी संपर्क जी। बनाए रखना चाहिए, है ना। एक कनेक्शन, जैसे एक कनेक्टिविटी नहीं है आपस में, कनेक्टिविटी नहीं है आपस में। हाँ हाँ, देखिए जैसे कि अभी अखिलेश हैं, अखिलेश डायरेक्ट किसी भी कार्यकर्ता के पास फोन मिला देते हैं। इवन इनकी पार्टी जी के पदाधिकारी डायरेक्ट अखिलेश जी को कॉल कर देते हैं और कार्यकर्ता से वो डायरेक्ट बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल पर संवाद कर लेते हैं। तो कार्यकर्ता में वो जोश आ जाता है, वो जी पुस्टअप जी। हो जाता है उससे कि भाई वही मेरा वही नेता वही। मुझसे डायरेक्ट बात करता है, हाँ, मेरा वही नेता जो है मुझसे डायरेक्ट बात करता है, कि मेरे हालचाल पूछता है। तो हाँ, भले ही अब भले ही चूंकि फिजिकली आप मौजूद ना रह पाए, फिजिकली हर जगह मौजूद मौजूद रह भी नहीं सकते, लेकिन फोन से जी जी कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से उनसे कनेक्टिविटी आपके अपने कार्यकर्ता तक होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक जी बड़ा जी जी ड्रॉबैक मुझे भी नजर आता है, वरुण जी। जी जी। देखिए अभी बसपा में, अभी बसपा इतनी कैडर बेस्ड पार्टी है कि अभी भी बसपा में जो है फोल्डर बनते हैं, फोल्डर बनते हैं, बूथ स्तर पर बनते हैं, सेक्टर स्तर पर बनते हैं, विधानसभा स्तर पर बनते हैं, जिला स्तर पर बनते हैं। और वो जी सारे फोल्डर का रिकॉर्ड जो है माने बहन जी को प्रदेश कार्यालय भेजा जाता है। तो बहन जी के पास पूरा डेटा होता है, एक एक कार्यकर्ता का डेटा होता है, बहन जी को एक एक कार्यकर्ता के बारे में डिटेल होती है। उसमें फोन नंबर भी होते हैं उनके, वो एड्रेस भी होते हैं, उनकी विधानसभा भी लिखी होती है, किस विधानसभा में कौन से सेक्टर में लगे हुए हैं, क्या उनकी एजुकेशन है, कितने शिक्षित हैं, क्या कितने नहीं है, वो सब कुछ उसमें जाता है लेकिन। तो बहन जी चाहे तो ये लखनऊ से भी बैठ के कर सकती है कि डायरेक्ट अगर कार्यकर्ता से संवाद करें, उससे बहन जी को भी ये लाभ होगा कि बहन जी को ग्राउंड लेवल की जो है हकीकत पता चलेगी। जैसे कि बहन जी जब कभी भी समीक्षा मीटिंग करती हैं तो मंडल कोऑर्डिनेटर और जोनल कोऑर्डिनेटर या जिलाध्यक्ष तक के पदाधिकारियों को ही प्रदेश बुलाती हैं, प्रदेश कार्यालय बुलाती हैं और उनसे चुनाव के बारे में पूछती हैं। और जबकि टिकट देने वाले भी यही होते हैं, जो भी लोकल स्तर पर गड़बड़ी जो करते हैं वही यही होते हैं। तो ये अपनी कमियां वहां छुपा जाते हैं और बहन जी को भ्रमित कर देते हैं, गलत जी कभी भी सही जानकारी बहन जी को ग्राउंड लेवल की नहीं देते हैं कि जनता जी आज बहन जी से क्या उम्मीद कर रही है, जनता बहन जी से क्या चाह रही है, किस तरह से आप युवाओं को, जनता को अपने साथ कनेक्ट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। तो वो बातें बहन जी तक नहीं पहुंच पाती हैं। जो वो एक जी कनेक्शन जो टूटा है बहन जी से, वो लगातार इस पार्टी के पिछड़ने का कारण बनता जा रहा है। जी जी जी। ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट जो है वो ऊपर तक नहीं जा पाती है। हाँ हाँ। अभी मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि 2022 के लोकसभा चुनाव के बाद जो माननीय बहन जी ने आदेश किया था कि प्रत्येक विधानसभा में महीने में एक मीटिंग जो है समीक्षात्मक मीटिंग होगी, जिसमें समीक्षा की जाएगी इस बात की कि क्या कमियां रही। तो वहाँ मेरे गांव में समीक्षा मीटिंग हो रही थी और मुझे पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इन्फॉर्म किया और पहुंचा तो कार्यक्रम के मीटिंग के जो संचालक महोदय थे उन्होंने जो है मेरे नाम से घोषणा कर दी कि डॉक्टर नरेंद्र वरुण अपनी राय रखें, क्या हमसे कहाँ चूक हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। तो मैंने वहाँ यही बात रखी, मैंने कहा शायद यही एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ से बात ऊपर तक पहुंचे। तो मैंने कहा मैं जो देख रहा हूँ पार्टी में वो ये देख रहा हूँ कि एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और जो है जो सत्ता पे काबिज है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हुआ करते थे, और अमित शाह की ये आदत है कि वो जिस जिले में भी जाते हैं, जिस शहर में भी वो जाते हैं, वो डायरेक्ट एक मीटिंग अलग से बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ रखते हैं और वो डायरेक्ट अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। तो मैंने जी कहा कि ऊपर से जो आदेश आता है पार्टी के कार्यकर्ता के लिए,
वो सिस्टम तो इतना दुरुस्त है कि ऊपर से आदेश चल के एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक, सेक्टर स्तर के कार्यकर्ता तक पहुंच जाता है और कार्यकर्ता उस हिसाब से काम भी करना चाहता है। लेकिन बूथ के कार्यकर्ता को या सेक्टर के कार्यकर्ता को जनता के बीच में जब उन उन बातों को लेकर वो जाते हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन जब करते हुए वो जाते हैं, तो वो जनता की तरफ से उनके पास क्या सुझाव आते हैं, क्या शिकायतें आती हैं पार्टी को लेकर, जनता कैसे सोच रही है, कैसा देख रही है, तो वो वापस कभी बहन जी के पास ये तथ्य जो है वापस ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये बसपा का हार का कारण मैं देखता हूँ। तो एक जो वरिष्ठ नेता जो उसको लीड कर रहे थे पार्टी को, वो इतने में मुझ पर भड़क उठे कि वरुण जी आप हमारे शीर्ष नेतृत्व के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा मैंने शीर्ष नेतृत्व के बारे में आपके कुछ नहीं कहा है, मैंने केवल पार्टी में जो है सिस्टम है, जो सिस्टम आप लोगों ने बना रखा है कि कार्यकर्ता की बात आप माने बहन जी तक नहीं पहुंचने देते हैं, तो इसमें बहन जी का कोई दोष नहीं है, बहन जी की कोई आलोचना नहीं है ना। तो लेकिन उन्होंने मुझे टोका इस बात के लिए। डॉक्टर वरुण, आपसे बातचीत करते करते समय का पता ही नहीं चला, इतनी सारी जानकारी आपने दी, इतने सारे विचार आपने हमारे साथ साझा किए। राजपथ पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी आप राजपथ के साथ यूं ही बने रहेंगे और अपना समय हमें देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर वरुण। ये डॉक्टर वरुण थे आगरा से, और जिस तरीके से उन्होंने पूरी चर्चा की इस बारे में, उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं, तमाम मुद्दे आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए राजपथ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई चर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद।